नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं दृष्टिकोण। 2023 में 5 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी 2024 की लड़ाई के लिए तैयार है। 2024 में विपक्ष जिसे सबसे बड़े मुद्दे पर दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है वो है जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना के बाद से कांग्रेस हो या फिर कोई भी विपक्षी दल हो, कास्ट सेंसस की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में इस मुद्दे को जनता ने सिरे से नकार दिया। लोगों ने जाति आधारित राजनीति करने के लिए कांग्रेस को खारिज कर दिया है, जो नतीजों में साफ नजर आया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाएगी, यानी कि 2024 क्या विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे के साथ चुनाव में उतरेगी? और अगर जाएगी तो इसकी काट पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने निकाल दी है। 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में देश में चल रही जातिगत जनगणना की राजनीति पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए 4 बड़ी जातियों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वो लगातार कह रहे थे कि उनके लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी 4 नई जाति बताई थी? सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। 4 जातियां जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, और प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक देश में सिर्फ 4 जातियां, पहली गरीब, दूसरी युवा, तीसरी महिलाएं और किसान है। और वो इन 4 जातियों के सशक्तिकरण, इनको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से इन 4 जातियों का जिक्र किया, ये बताते हुए कि कैसे इनको सशक्त करना होगा, और इन 4 जातियों को सशक्त करने के साथ ही देश विकास के रास्ते पर और मजबूत होगा। इधर विपक्ष लगातार ओबीसी आबादी को उनकी संख्या के मुताबिक आरक्षण देने की मांग कर रहा है। जातीय जनगणना देश में विपक्ष चाहता है, जिसका ऐलान राहुल गांधी हर एक चुनावी मंच से लगातार करते रहे। ये कहते रहे कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर जगह जातीय जनगणना उनकी सरकार कराएगी। तब वोट को जाति के आधार पर तोड़ने में विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई 4 जातियां आ गई हैं, उससे उनकी 2024 में मुश्किलें बढ़नी तय हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी, जिसका आपसे थोड़ी ही देर पहले मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों को सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बताया। विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। ये एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए
देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। अब जिन 4 जातियों यानी कि गरीब, युवा, महिला, किसान, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और इन चारों को सबसे बड़ी जाति बताते हुए देश में इनके विकास पर जोर देने की बात प्रधानमंत्री ने दोहराई। और अगर इनका वोट 2019 में देखें इन 4 जातियों का, तो 2019 में बीजेपी को करीब 36% वोट गरीब वोटर्स का हासिल हुआ। 2019 में बीजेपी को 36% महिला वोट मिला। अब युवाओं की बात करते हैं तो 41% वोट साल 2019 में बीजेपी के पास था, और ग्रामीण इलाके से बीजेपी को 37% किसानों का वोट भी हासिल हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत में भी महिला वोटर्स ने बीजेपी को बम्पर योगदान दिया, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास मानो विपक्ष के जाति कार्ड की काट मिल गई। देश में बिहार पहला राज्य है जिसने जाति के आधार पर जनगणना कराई, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जातियों की एक नई परिभाषा गढ़कर पूरी बाजी को ही पलट दिया। कांग्रेस पिछले पूर्वाग्रहों पर बहुत अधिक निर्भर थी, और उसे इस बात की उम्मीद थी कि 5 राज्यों के चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा गरीबों को अपनी ओर खींचने के लिए वोट चुंबक की तरह काम करेगा। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जाति वास्तव में जाति है, जिनकी संख्या 3,000 से 25,000 के बीच है। 1980 के दशक में जातिगत एकाधिकार के उदय से राजनीति हिल गई थी। जब मंडल की सिफारिशें स्वीकार की गई तो इसने कांग्रेस और यहां तक कि कम्युनिस्ट जैसी पार्टीज की वैचारिक विश्वसनीयता को हिलाकर रख दिया था। 1990 में जिस मंडल आयोग की सिफारिशों ने भारत की पूरी राजनीति बदल दी, उसका आगाज 1980 के दशक में उभरे ऐसे राजनीतिक आंदोलन से हुआ जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को शामिल करने पर जोर दिया गया था, और इस आंदोलन का नाम मंडल आयोग के नाम पर रखा गया था। मंडल आयोग का गठन 1979 में सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान के लिए किया गया, और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, और 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस आयोग ने मुख्य रूप से ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण यानी 27% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी, और इसके लागू होते ही देश में हंगामा खड़ा हुआ, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, और यहीं से ये वो टर्निंग पॉइंट था जब राजनीति में बदलाव का एक बड़ा दौर शुरू हुआ। 1980 से 2023 तक बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन जो बदला नहीं है वो जात पात की सियासत, जिसके बल पर सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद है। और इसीलिए जब जब चुनाव की बात होती है तो ये कहा जाता है कि जाति है जो जाति ही नहीं है। आम चुनाव में करीब महीने से भी अब कम समय बचा हुआ है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जाति
2024 में किस दल को सत्ता तक पहुंचाती है। जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गढ़ी गई एक दूसरी परिभाषा, यानी कि 4 जातियों का जिक्र, और दूसरी तरफ विपक्ष का जातीय जनगणना वाला काट, ये दोनों ही जनता के सामने हैं। 2023 का चुनाव, 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव इस बात की तस्वीर को साफ दिखाता है कि विपक्ष का जातीय जनगणना का कार्ड फेल होता हुआ नजर आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी काट विकास के पैमाने पर निकाली, ये कहते हुए कि विकास 4 जातियों का होना चाहिए, जिसमें उन्होंने गरीबों की बात की, जिसमें उन्होंने किसानों की बात की, जिसमें उन्होंने युवाओं की बात की, और साथ साथ आधी आबादी यानी कि महिलाओं की बात की। और जाहिर है ऐसे में अब विपक्ष को आगे की राह सशक्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये सोचना होगा कि आखिर चुनाव में विपक्ष उतरे तो किस मुद्दे के साथ उतरे। क्या वाकई में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष अपनी तैयारी करके आएगा, उस काट के आधार पर जनता से वोट मांगेगा। एक तरफ जहां पर जातीय जनगणना का तुर्रा छेड़ा गया राहुल गांधी की तरफ से और इसको कांग्रेस ने लगातार कैरी किया, लेकिन आने वाला 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। यह तो दृष्टिकोण में एक आकलन और एक एनालिसिस रहा, जिसकी चर्चा हमने की कि 2024 में किसकी जाति की परिभाषा किस पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन इसके साथ ही दृष्टिकोण में आज एक दूसरा एनालिसिस भी हम आपके सामने करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, और इसके साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों को साथ लिए बगैर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था, जिसकी बानगी हमने देखी। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन के उसके कई सहयोगी दलों ने पार्टी पर बाकी दलों की अनदेखी करने का आरोप भी लगा दिया। अपने सहयोगियों की नाराजगी और उनकी जरूरत को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुलाई थी। ये तारीख आपको याद होगी, क्योंकि इससे पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो नेता सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग पार्टीज के बैठे नजर आए और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी पिक्चर, लार्जर पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार की बुलाई गई बैठक कैसे अलग थी? गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने अलग अलग वजहों से इंडिया गठबंधन की इस बैठक में आने से मना कर दिया। इसमें शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इंडिया गठबंधन को लीड करने की कोशिश करते हुए नजर आए थे, वो खुद इस बार की बैठक से, गठबंधन की बैठक से नदारद नजर आए। और तीसरा चेहरा था समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव भी, जो इस बैठक से किनारा करते हुए नजर आए। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर, आने वाले वक्त में इस गठबंधन पर ही कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवालों का मैं जिक्र करूंगी। सबसे पहला सवाल यही कि 2024 में यानी कि आने वाले आम चुनावों में इंडिया गठबंधन मोदी फैक्टर से कैसे लड़ेगा। आप माने या ना माने, 2024 में मोदी फैक्टर केंद्रीय मुद्दा होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात का जिक्र करती रही है, मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी यह भी कहती रही है कि मोदी के करिश्माई नेतृत्व और सिंगल लीडर की भूमिका में मोदी बीजेपी को मजबूत करती रही है। गठबंधन के पास मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है। यह स्थिति इंदिरा गांधी की याद दिलाती है, जब 1971 और 1980 के आम चुनावों से पहले एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि चुनावों में केंद्रीय मुद्दा क्या था, तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं मुद्दा हूं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि मोदी की 4 जातियों का मुकाबला विपक्ष की जातीय जनगणना वाला कार्ड कर पाएगा। इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि जातीय जनगणना गेम चेंजर साबित होगी, खासकर नीतीश कुमार के जातीय सर्वेक्षण के बाद जब यह पता चला कि राज्य की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 65% है।
कांग्रेस ने सभी चुनाव वाले राज्यों में इसे एक वादे के रूप में घोषित कर दिया, लेकिन ओबीसी के सशक्तिकरण के लिए एक जोरदार चुनावी मुद्दा यह नहीं बन सका जो कि 1990 में था। बीजेपी ने गठबंधन के जातीय कार्ड की काट भी निकाल ली। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि देश में केवल 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, और माना यह जा रहा है कि ये चारों 2024 की लड़ाई में निर्णायक साबित होने वाले हैं। अब बात तीसरे सवाल की करेंगे और उस मुद्दे की जिसे इंडिया गठबंधन हार के बाद से उठा रहा है, वो है उत्तर वर्सेस दक्षिण भारत। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में कहा कि बीजेपी की ताकत मुख्य रूप से हिंदी राज्यों में, और इन्हें हम आम तौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। इसको एक बार फिर से दोहरा देती हूं, इन्हें हम और आप आम तौर पर गोमूत्र राज्य कहते हैं। बीजेपी दक्षिण भारत में नहीं आ सकते, यह भी कहा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नतीजे देखें, हम वहां बहुत मजबूत हैं। डीएमके सांसद की इस टिप्पणी पर हंगामा होना तय था। बीजेपी ने इसे बड़ी जोर शोर से उठाया। सेंथिल कुमार को माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। यह तय है कि 2024 में भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी, जो कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। जाहिर बात है कि अब इंडिया गठबंधन को अपना आगे का भविष्य भी तय करना होगा कि इंडिया गठबंधन 2024 के आम चुनाव में किस कार्ड के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा।